हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मान विटनी यू टेस्ट, जिसे हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप हैं गाइस, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स यूनिट सेकंड को। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और एक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस करते हैं, मान विटनी टेस्ट, जिसे हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दोनों नाम जो होते हैं एक ही होते हैं। ठीक है, सो इसके अंतर्गत गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं कि मान विटनी टेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन टू यूज द मान विटनी टेस्ट यू टेस्ट, इसका कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या हाइपोथेसिस कंडक्ट की जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होती है इस टेस्ट को कंडक्ट कराने में, ऑपरेट करने में किसी भी रिसर्चर्स को क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर भी कराएंगे। ऑल ओवर अगर हम कहें तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग मान विटनी यू टेस्ट के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल को आपके सपोर्ट एंड प्यार की जरूरत है। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको हर एक लेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे आप नेट एस्पिरेंट्स हो, चाहे आपके अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप नर्सिंग कर रहे हैं, जहां पे भी आपको साइकोलॉजी की जरूरत होगी, आपको आसान भाषा में एकदम साइकोलॉजी का कंसेप्ट कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ मान विटनी टेस्ट। सो इसका डेफिनेशन ये दिया जाता है कि द मान विटनी यू टेस्ट आल्सो नोन एज द विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। मान विटनी यू टेस्ट को विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत गाइस जो होते हैं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको देखने को मिला, यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, और इसका इस्तेमाल जो होता है टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, टू सी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, क्या उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, इफ दे आर दे कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो ग्रुप है दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूशन मींस ये है गाइस, इसको हम लोग उदाहरण से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ग्रुप दिया है, इंडिपेंडेंट ग्रुप आपका ए दिया है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ग्रुप बी दिया है। ये दो ग्रुप आपस में है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इन दोनों का जो मीन है 14 और 15 लगभग आसपास में ही है, सॉरी मीडियन जो है इसका आसपास ही है। ठीक है, तो हम लोग इस कंसेप्ट के आधार पर कह सकते हैं कि इनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सो इस सेम डिस्ट्रीब्यूशन में ही फॉलो मतलब एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों ग्रुप का डेटा समान रूप से फैला हुआ है, यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई ग्रुप कंसिस्टेंटली ज्यादा या कम नहीं है। सो ऐसे केस में कहा जाएगा कि बोथ ग्रुप कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हम लोग मान विटनी यू टेस्ट या विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है आपका जो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है अल्टरनेटिव टू इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट। ये इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये इस मतलब अल्टरनेटिव टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज्ड व्हेन द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। When the data is not normally distributed, यानी कि जब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं। सो यहाँ पे गाइस कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि मान विटनी यू टेस्ट को ही हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये टेस्ट जो होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और अल्टरनेटिव किसका होता है, इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट का। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए व्हेन इफ दे कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि याद रखना है नेट के एग्जाम के लिए। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन टू यूज मान विटनी यू टेस्ट, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? यू हैव टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, लाइक मेल वर्सेस फीमेल, कंट्रोल ग्रुप वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये अगर इसकी हम बात करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ग्रुप नंबर सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर हमको कंपैरिजन करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी हम लोग कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मान विटनी यू टेस्ट का। ठीक है, डेटा इज ऑर्डिनल और कंटिन्यूअस बट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब हमारे पास डेटा जो होता है ऑर्डिनरी और कंटिन्यूअस होता है, बट वो जो डेटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या when we want to test whether one group tends to have higher value than the other, और हमारे पास जब हम लोग यह जानना चाहते हैं कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से हायर है, ठीक है, वैल्यू में क्या डिफरेंसेस हैं, इस चीज को चेक करने के लिए जब इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं मान विटनी यू टेस्ट का। ठीक, और इसके अंतर्गत हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट इस तरीके से होता है कि जैसे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ ग्रुप्स आर इक्वल, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिफरेंसेस जो होता है इक्वल है, ठीक है, तो वहां पे नो डिफरेंसेस इन मीडियंस होगा, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस यानी कि कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, यानी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। और वहीं पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं है। वन ग्रुप है सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर वैल्यू, यानी कि कोई एक ग्रुप ऐसा है जो कि हायर या लोअर वैल्यू को मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये आपका मतलब होता है मान विटनी यू टेस्ट। ठीक, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि इसमें जब रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं और इस टेस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करके इसमें कैलकुलेशन को किया जाता है। पहले नंबर पे जो फर्स्ट स्टेप इसके अंतर्गत आता है कंबाइन इन रैंक ऑल डेटा, यानी कि हम मान के चलते हैं जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि दो ग्रुप हैं और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कुछ डेटा दिए हैं और उस ग्रुप का एक अपना इंडिपेंडेंट साइज है। सो इन दोनों को क्या करना है, पहले नंबर पे कंबाइन द स्कोर फ्रॉम बोथ ग्रुप्स, यानी कि जो मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी का कुछ जितने भी स्कोर दिए हैं उनको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन कर लेना है। रैंक देम फॉर लोवेस्ट टू हायर, और हम लोगों को असेंडिंग हायर में, ठीक है, यानी कि 1 से आगे बढ़ेंगे और मतलब जितना हमारा जाएगा मान के चलिए 10 तक जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैंक देंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, इस तरीके से हम रैंक देते चले जाएंगे। इफ देयर आर टाइज, यानी कि दो वैल्यू अगर एक साथ आ रही हैं तो वहां पे हम लोग असाइन एवरेज रैंक, और वहां पे हम लोग एवरेज रैंक को असाइन करेंगे। आगे एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें समझ में आपको आते चली जाएंगी। पहले हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में दो ग्रुप दिए रहेंगे और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, कुछ स्कोर्स दिए रहेंगे, उनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। फिर उनके बाद हम लोग लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू में क्या करना है, रैंक देना है। रैंक भी हम लोगों को कहाँ देना है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू की तरफ रैंक देना है। इफ देयर आर टाइज, यानी कि यहाँ पे वैल्यू अगर टाई कर रही है तो उस कंडीशन में हम लोग एवरेज रैंक दे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 जो होता है कैलकुलेट रैंक सम, यानी कि हम लोगों को जो रैंक दिया रहेगा, ग्रुप ए का रैंक क्या है, ठीक, और ग्रुप बी का रैंक क्या है, इस चीज को हम लोगों को क्या करना है कि सम करके उस चीज को निकाल देना है, R1 और R2 की वैल्यू। ठीक, सो ग्रुप फर्स्ट जो है हैज साइज, मान के चलिए कि N1 साइज है उसका, ठीक, रैंक जो हो जाएगा सम R1 हो जाएगा। N1 क्या है, साइज है कि ग्रुप की कितनी साइज है, और R1 क्या है, सम ऑफ रैंक, ठीक है, या रैंक सम जिसे हम कहते हैं। ग्रुप 2 भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। ग्रुप 2 में N2 जो हो जाएगा ग्रुप 2 की साइज हो जाएगी, और R2 जो हो जाएगा वो ग्रुप 2 का जो रैंक सम है वो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोगों को कैलकुलेट करना है U वैल्यू। अब U वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, पहले हम लोगों को U1 फाइंड करना है और U2 फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बहुत ही इजी फार्मूला है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो U1 इज इक्वल टू होता है N1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू इन ब्रैकेट N1 प्लस 1 इन ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 माइनस R1। ठीक, इसी तरीके से आपका U2 का भी फार्मूला होता है
यहाँ पे हम लोग R2 कर देते हैं, N2 की जगह पे R2 कर देते हैं फाइनली, और U इज इक्वल टू मीन U1 इंटू U2। ठीक, अब यहाँ पे U की वैल्यू जो हो जाएगी, इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हम लोग U की वैल्यू लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम लेट सपोज करके चलते हैं U1 की वैल्यू 8 आ रही है और U2 की वैल्यू 3 आ रही है, तो हमारा U की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। हम लोग U में ऑलवेज स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा कि U की वैल्यू जो होती है, जो मीन आया रहेगा, मीन U1 इंटू U2 जो है कामा, इसमें से हम लोग जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको कंसीडर करके चलते हैं। ठीक, फोर्थ स्टेप जो होता है यहाँ पे कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यू। अब जो हमारी U की वैल्यू होगी, ठीक है, N1 और N2 के माध्यम से हम लोग क्रिटिकल वैल्यू से उसको कंपेयर करेंगे। फॉर स्मॉल सैंपल साइज में, जैसे कि हमारा जब छोटा सैंपल साइज होता है, व्हेन N1 एंड N2 इज स्मॉलर इक्वल देन 20, यानी कि जब हमारा ग्रुप जो है छोटा है, 20 से छोटा है, तब हम लोग क्या करते हैं, यूज मान विटनी U क्रिटिकल वैल्यू टेबल। एक टेबल होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और मान विटनी U क्रिटिकल वैल्यू का टेबल जो है अभी हम लोग आगे जब एग्जांपल लेंगे तो इसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि मान विटनी U क्रिटिकल वैल्यू टेबल का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमारा ग्रुप साइज जो होता है 20 से छोटा होता है, यानी कि स्मॉलर देन आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए क्या करना है कि कंपेयर योर U विद द क्रिटिकल वैल्यू व्हेन इफ U इज मतलब कि स्मॉलर इक्वल क्रिटिकल, देन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो होगा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। अगर U की वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू से अधिक है तो हम क्या करेंगे, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। सॉरी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमारी U की वैल्यू जो है वो बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम लोग फेल करेंगे नल हाइपोथेसिस को, यानी कि यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है। ओके, और यहाँ पे अगर फॉर लार्ज सिंपल साइज की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी जो N1 और N2 की वैल्यू है इज ग्रेटर देन 20, अगर हमारी जो N1 और N2 की वैल्यू है 20 से बड़ी है, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, वहां पे Z स्कोर निकाल करके वहां पे हम लोग उस चीज को फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और Z स्कोर का फार्मूला जो होता है आपका Z इज इक्वल टू कैपिटल U माइनस म्यू U अपॉन सिग्मा U। ठीक है, इस चीज को आप फाइंड करेंगे, वेयर म्यू ये जो मीन होता है आपका N1 माइनस N2 अपॉन 2 हो जाता है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है आपका अंडर रूट N1 इंटू N2 इन ब्रैकेट N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12, ये आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। जब हमारी वैल्यू जो होती है N1 और N2 के वैल्यू लार्जेस्ट सैंपल साइज को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि 20 से ज्यादा जब है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हुआ है, इतने सारे प्रोसीजर होते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव स्कोर ऑफ 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप का स्कोर हमारे पास कितना है, 586। इन ग्रुप बी का स्कोर हमारे पास कितना है, 7 9 10। ठीक है, तो हमारी ग्रुप साइज कितनी है, N1 इज इक्वल टू कितना है 3 एंड N2 इज इक्वल टू कितना है आपका 3, 1 2 3। ग्रुप साइज हमारी कितनी की है, 3 की ग्रुप साइज है। तो यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू क्या है, N1 इज इक्वल टू N2। ठीक, यानी इज इक्वल टू 3 है हमारे, ये N1 और N2 की वैल्यू है आपकी, यहाँ पे 3 दिया है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, मतलब इस चीज को करना है तो इसको कंबाइन कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन करना है, तो हम लोग कंबाइन करेंगे 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से कंबाइन कर देंगे। फिर इसके बाद ग्रुप ए को हम लोग ये कर देंगे कि 5 हमारा ग्रुप ए है, ठीक है, 8 हमारा ग्रुप ए है एंड 6 हमारा ग्रुप ए है। ठीक, इस तरीके से, और बी को भी हम लोग मतलब ये कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में हम लोग रैंक करेंगे। 1 2, फर्स्ट रैंक हम लोग दे देंगे 5 को, सेकंड रैंक आपका 6 को, ठीक है, थर्ड फोर्थ, इसी तरीके से हम लोग रैंक देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू को निकालना है।
ठीक, अब R1 और R2 की वैल्यू क्या करेगा, ग्रुप ए का रैंक कितना है, ग्रुप ए का रैंक मान के चलिए एक में 1 आ गया 1, और ग्रुप ए का रैंक कितना आ जाएगा 2, ठीक, और ग्रुप ए का एक रैंक क्या है 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम सम कर देंगे सिंपली, तो 1 + 2 + 4 = कितना आ जाएगा 4 2 6 1 7। R1 की वैल्यू हमारी आ जाती है 7। और अगर हम ग्रुप बी की रैंक सम की बात करते हैं, ग्रुप बी में आपका फर्स्ट आ जाएगा 3, ग्रुप बी में 5 और ग्रुप बी में आपका आ जाएगा 6। 3 5 6 आपकी R2 मतलब की रैंक हो जाएगी आपके ग्रुप बी की। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + 3 + 5 + 6 = कितना आ जाएगा 5 3 8 6 14। आपकी R2 की वैल्यू जो हो जाएगी ये आपकी 14 आ जाएगी। ठीक है, R1 की वैल्यू 7 और R2 की वैल्यू 14, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, सो हमारी N1 की वैल्यू कितनी आ गई है, N1 = 3, N2 = 3, क्योंकि हमारी दोनों की सैंपल साइज जो है, ग्रुप साइज जो है सेम है, इक्वल है, और R1 = 7 है और R2 = 14 है। ठीक, तो हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी अभी U कैलकुलेट करने में, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ U। तो हमारा U का कैलकुलेशन करना है, जहां पे हम लोगों को मालूम है N1 = कितना है, N1 = 3 एंड N2 = 3। ठीक, और यहाँ पे R1 = एंड R1 और R2 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, सो R1 की वैल्यू हमारी कितना है, R1 की वैल्यू 7 है और R2 की वैल्यू कितनी है 14। सो हमारी R1 की वैल्यू कितनी है 7 और R2 की वैल्यू कितनी दिया गया है यहाँ पे 14। अब हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट किससे करना है, अब इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। सो पहले नंबर पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, U1 को कैलकुलेट करेंगे। तो U1 = हो जाएगा, अगर हम N1 × N2 करेंगे तो 3 × 3 + 3 × आपका आ जाएगा N1 प्लस यानी कि 3 + 1/2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 7। अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 3 3 6 3 त्रिक 9 और 3 12/2 यानी 6 माइनस 7। तो कितना आ जाएगा ये 9 आपका कितना आ जाएगा 9 6 15 15 माइनस आपका 7, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 8 8 7 15, यानी कि U1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। ठीक, अब इसी तरीके से हम U2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। U2 की वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले पे, तो हमारा आ जाएगा U2 = N1 × N2। तो N1 की वैल्यू हमारी कितनी दी है 3 × 3 प्लस N2 की वैल्यू कितनी दी है 3 × 3 प्लस 1/2 माइनस R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 14। UT की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका हो जाएगा 9 प्लस 3 त्रिक 9 3 12/2 = कितना आ जाएगा 6 माइनस आपका आ जाएगा 14। तो U2 = कितना आ जाएगा 9 6 आपका हो जाएगा 15 माइनस 14 = आपका U2 = कितना आ गया 1। तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 1। हम लोगों ने U2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक, अब हम लोग U की वैल्यू फाइंड करते हैं। U = क्या है मीन इन ब्रैकेट U1 डॉट U2। ठीक, तो U की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, U1 की वैल्यू हमारी कितनी है 8 एंड U2 की वैल्यू है 1। तो U की वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट इसमें नंबर क्या है 1, तो हमारी U की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। अब हम लोग 1 को U = हमारा 1 है, अब हम लोग इसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, हमारी जो मान विटनी U क्रिटिकल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, हम लोग इसको कंपेयर कराते हैं 2 टेल्ड अल्फा = 0.5 यानी कि 5% पे। तो हमारी N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है गाइस, N1 = कितना दिया है 3 एंड N2 = कितना दिया है 3। तो हमारी ये जो आपका रो है, आप इधर चले जाएंगे, ये N2 की वैल्यू प्रेजेंट करेगा। ठीक, N2 की वैल्यू प्रेजेंट करेगा इधर का जो रो है, और इधर का जो एक कॉलम है ये क्या करेगा N1 की वैल्यू प्रेजेंट करेगा। तो हम लोगों को कंपेयर क्या कराना है, N1 = 3 है हमारा, तो 3 नंबर पे हमारा डेटा क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है
ठीक, और n2 इज इक्वल टू कितना है 3। हमारा n2 की वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे टाई कर रहा है। ठीक, तो ये वैल्यू कितना है 0, यानी कि हमारी u क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी 0 है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, हमारी u क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है 0। अब हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करा देना। चूंकि हमारी क्रिटिकल वैल्यू कितनी है 0, उस टेबल के अनुसार सो हमारी क्रिटिकल वैल्यू 0 है, सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ योर u इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारी u की वैल्यू जो है 1 है और u क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या है 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या है 1 इज ग्रेटर देन आपका 0 है। तो यहाँ पे फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हमारे यहाँ पे जो होता है नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है मान विटनी टेस्ट में कंपैरिजन किया जाता है। अब हम लोग की पॉइंट की बात करते हैं। अब की पॉइंट की बात करते हैं, यूजीसी नेट के अंतर्गत आपको जो याद रखना है, जैसे जहां से क्वेश्चन आते हैं, सो हमारा मान विटनी यू टेस्ट का जो टाइप होता है, ये एक तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप होता है, और ये आपका कंपैरिजन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल या टू इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है। और ये बेस्ड किस पे होता है, रैंक्स पे मतलब बेस्ड होता है, नॉट रॉ डेटा। ठीक, ये हमारी रैंक्स पे बेस्ड होती है। और इसमें अजम्पशंस जो होता है रैंडम सैंपल इंडिपेंडेंट ग्रुप के मतलब धारणा को फॉलो करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट जो होती है इसके अंतर्गत, नो नीड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए एक अल्टरनेटिव पॉइंट के रूप में साबित होता है। ठीक है गाइस, सो ये रहा आपका रिमेम्बरिंग पॉइंट, आप इसको याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक, सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कीप साइनिंग, बाय बाय, लव यू।